नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना से भारत में रेलवे सुरक्षा की कई खामियां उजागर हुई। सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट जारी की गई। दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर एक व्यापक वैश्विक अध्ययन जारी किया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य यानी GSWS को भारत में चीतों के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN ने सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना से भारत में रेलवे सुरक्षा की कई खामियां उजागर हुई। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में सिग्नलिंग की त्रुटि के कारण पैसेंजर एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हालिया वर्षों में इस तरह की कई रेल दुर्घटनाएं घटित हुई है, जैसे कि 2023 में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटना, मालगाड़ी की टक्कर। खबर की शुरुआत में रेलवे दुर्घटनाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 2001 की 473 से घटकर 2022-2023 में 48 रह गई है। गौरतलब है कि गंभीर ट्रेन दुर्घटनाएं वे हैं जिनके गंभीर परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि बहुत अधिक संख्या में लोगों की मौत या घायल होना, रेलवे संपत्ति को नुकसान या रेल यातायात में बाधा उत्पन्न होना। चलिए अब रेल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के बारे में भी जान लेते हैं। रेलगाड़ी का पटरी से उतरना। 2022 में पटरी से उतरने के कारण बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मानव रहित रेल फाटक, यह पटरी से उतरने के कारण के बाद रेल दुर्घटनाओं का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अन्य कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं, लोको पायलट्स की गलतियां या सिग्नलिंग में त्रुटियां आदि। रेल सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में बात करें तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का विकास किया गया है। यह लोको पायलट को खतरे और ओवर स्पीड की स्थिति में सिग्नल की अनदेखी करने से बचाने में मदद करता है। यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है, तब कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करता है। इसके अलावा रेल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को बदलने या नवीनीकरण करने या अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष यानी RRS के गठित किया गया है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो एक से अधिक ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर चलने को नियंत्रित करती है। रेल दुर्घटनाओं को रोकने में चुनौतियों की बात करें तो रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ियों की संख्या काफी अधिक होती है। कई रूट्स पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों के लिए एक ही ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी गड़बड़ियां और सिस्टम संबंधी विफलताएं मुख्य चुनौती बनी हुई है। अन्य चुनौतियों की बात करें तो रेलवे आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन की कमी है। पुराने कोचों की जगह लिंक हॉफमैन बुश या LHB कोच लगाने के लिए धन की कमी एक बड़ी समस्या है। खबर के अंत में रेल सुरक्षा पर गठित समितियों के बारे में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति खन्ना समिति या रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति 1998, इस समिति की सिफारिश पर एक रेलवे सुरक्षा विभाग गठित किया गया था। इस विभाग में भारतीय रेलवे के सभी विभागों से अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अनिल काकोडकर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति 2012, इसने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF द्वारा डिजाइन किए गए रेलवे कोच की जगह अधिक सुरक्षित LHB कोच लगाने की सिफारिश की थी। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सिपरी यानी SIPRI ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट जारी की गई।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI स्वीडन में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए सबसे पहले ईयरबुक 2024 में परमाणु हथियार से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण जारी रखा है। ये 9 देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। विश्व में कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 90% हथियार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास हैं। चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार करने में लगा हुआ है। इस वजह से वैश्विक स्तर पर ऑपरेशनल परमाणु हथियारों को कम करने के प्रयास प्रभावित हुए हैं। 2023 तक भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 172 हो गई है। इस तरह पहली बार भारत के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार हो गए हैं। इजराइल के साथ साथ भारत भी परमाणु हथियारों में विखंडनीय सामग्री के रूप में मुख्यतः प्लूटोनियम का उपयोग करता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और परमाणु निरस्त्रीकरण के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां जानते हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु हथियार के प्रसार पर नियंत्रण से जुड़े मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी समझौतों की प्रगति रुक सी गई है। साथ ही परमाणु युद्ध और परमाणु आपदा से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बिगड़ते रणनीतिक संबंध की बात करें तो रूस ने सामरिक आक्रामक हथियारों का अधिक न्यूनीकरण और सीमित करने के उपाय पर 2010 की संधि यानी न्यू स्टार्ट संधि की अपनी सदस्यता त्याग दी है। साथ ही रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT की अपनी अभिपुष्टि को वापस ले लिया है। इजराइल हमास युद्ध में युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ ईरान के सहयोग को बढ़ाने के प्रयास कमजोर हुए हैं। साथ ही परमाणु हथियारों एवं अन्य व्यापक विनाश के हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थापना पर सम्मेलन में इजराइल को शामिल करने के वैश्विक प्रयासों को भी धक्का लगा है। अंत में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए उठाए गए कदम जानते हैं। पहला है परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW 2017। यह संधि परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, प्राप्ति, अपने पास रखने या उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT 1968। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण को हासिल करना है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT 1996। यह संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल में परमाणु हथियार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर एक व्यापक वैश्विक अध्ययन जारी किया गया। यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के नेतृत्व में किया गया था। इस अध्ययन का वित्त पोषण वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ने किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अध्ययन स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध 30 दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की 2021 तक की स्थिति की निगरानी करने के लिए आयोजित किया गया था। आइए खबर की शुरुआत में स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के हानिकारक प्रभावों से मानव और पर्यावरण के स्वास्थ्य की रक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसे 2001 में अपनाया गया था और यह 2004 में लागू हुआ था। भारत ने 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर नियमावली 2018 का विनियमन अधिसूचित किया था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF इस कन्वेंशन के लिए नामित अंतरिम वित्तीय तंत्र है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2004 से वैश्विक स्तर पर की गई विनियामक कार्रवाइयों के कारण 12 दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उपयोग में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि ह्यूमन मिल्क के सैंपल्स में सिंथेटिक कीटनाशक DDT की मात्रा में 2004 से 70% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की जगह लाए गए अन्य रसायनों की सांद्रता उच्च पाई गई है। ज्ञातव्य है कि इन रसायनों के दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के गुणों के समान गुण होने के कारण इन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उदाहरण के लिए पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंस यानी PFAS, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स POPs के बारे में बात करें तो POP कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। इनके उदाहरण हैं कीटनाशक, औद्योगिक रसायन या औद्योगिक प्रक्रियाओं के अवांछित उपोत्पाद। गौरतलब है कि ये फोटोलिटिक, जैविक और रासायनिक क्षरण का प्रतिरोध करते हैं। इनके उदाहरण हैं डाइल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर आदि। अब इनके मुख्य भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में जान लेते हैं। ये हैलोजन युक्त होते हैं और पानी में कम घुलनशील होते हैं। ये लिपिड में घुलनशील होते हैं। इनका यह गुण सजीव प्राणियों में इनके जैव संचय को बढ़ावा देता है, यानी शरीर में ये रसायन संचित होते रहते हैं। इसके अलावा ये अर्धवाष्पशील प्रकृति के होते हैं। यह गुण इन्हें वायुमंडल में लंबी दूरी तक परिवहन में सक्षम बनाता है और फिर ये वायुमंडल में संचित होते रहते हैं। खबर के अंत में POPs के दुष्प्रभावों की बात करें तो ये रसायन कैंसर, लिवर को नुकसान, प्रजनन क्षमता में कमी आदि का कारण बनते हैं। ये अंतःस्रावी प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। इसके कारण अस्थमा और थायराइड रोग का जोखिम बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य यानी GSWS को भारत में चीतों के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को बाहर से लाकर बसाने यानी ट्रांसलोकेशन के लिए तैयारी पूरी कर ली है। प्रोजेक्ट चीता के तहत ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले ही नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क यानी KNP में 20 चीतों को लाया जा चुका है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह परियोजना 2022 में शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया में पहली बार किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया है। प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में देश के अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों में कम से कम 50 चीतों को फिर से बसाना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA है। चलिए अब चीते के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है। ये भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है। ये भारत से 1952 में विलुप्त हो गया था। जहां बड़ी बिल्लियों की अन्य प्रजातियां शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर आदि दहाड़ती हैं, वहीं चीता दहाड़ता नहीं है। वर्तमान में चीते की 2 प्रजातियां मौजूद हैं। पहली है अफ्रीकी चीता IUCN रेड लिस्ट में वनरेबल तथा दूसरा है एशियाई चीता IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड। खबर में आगे बढ़ते हैं और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यह अभयारण्य 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंबल नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है। गांधी सागर बांध भी इसी अभयारण्य के भीतर स्थित है। वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो इस अभयारण्य में पैंथर, नीलगाय, चिंकारा, भेड़िया जैसे जीव तथा अर्जुन और जल जामुन जैसी वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए अब ये जानते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चीतों के पर्यावास के लिए अनुकूल क्यों है। पहला कारण है स्थलाकृति। ये चट्टानी क्षेत्र है। शीट रॉक भी बाहर निकले हुए दिख जाते हैं और मृदा का ऊपरी संस्तर पतला है। दूसरा है शीट रॉक, बड़े चट्टानी क्षेत्र जहां ऊपरी मिट्टी की परतें यांत्रिक अपक्षय के कारण नष्ट हो गई हैं। इसकी स्थलाकृति में पहाड़ियां, पठार और नदी बेसिन क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य सवाना पारिस्थितिकी तंत्र जैसा है। इसमें शुष्क, पर्णपाती वृक्ष और झाड़ियों के बीच खुले घास के मैदान हैं। यह अफ्रीका के पारिस्थितिकी तंत्र जैसा ही है। हालांकि चंबल घाटी सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। खबर के अंत में गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने से संबंधित चुनौतियां जानते हैं। इस अभयारण्य में शिकार की संख्या कम है। कूनों में भी यह समस्या रही है। इस अभयारण्य में तेंदुओं की संख्या काफी अधिक है। इससे चीतों के लिए खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि दोनों समान शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे दोनों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। 17 जून 2024 को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। इस वर्ष भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत के
50 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। यह परियोजना ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में शुरू की गई थी। गौरतलब है कि यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सहयोग से आरंभ की गई थी। खबर की शुरुआत में हम मगरमच्छ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मगरमच्छ कशेरुकी सरीसृप वर्ग की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। मगरमच्छ प्रजाति पिछले 200 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है। पर्यावास की बात करें तो खारे पानी की एक प्रजाति को छोड़कर लगभग सभी मगरमच्छ प्रजातियां मुख्य रूप से मीठे पानी के दलदलों, झीलों और नदियों में रहती है। इनके व्यवहार की बात करें तो यह सरीसृप अधिकतर रात्रिचर होता है। मगरमच्छ पोइकिलोथर्मिक जीव होते हैं। गौरतलब है कि पोइकिलोथर्मिक जीव अपने शरीर के तापमान को केवल एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं। भारत में मगरमच्छों की 3 मुख्य प्रजातियां पाई जाती है। प्रमुख खतरों में पर्यावास हानि, इनके अंडों का शिकार, अवैध शिकार, बांध निर्माण, रेत खनन आदि शामिल हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह ओडिशा में स्थित है। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह एक रामसर आर्द्र भूमि स्थल भी है। इसके अलावा यह मूल रूप से खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क है। यह नेटवर्क ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा तथा पटासला नदियों के पानी से भर जाता है। यहाँ जलीय मॉनिटर छिपकली, अजगर, लकड़बग्घे, खारे पानी के मगरमच्छ आदि जीव पाए जाते हैं। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN ने सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क 2016 से सतत विकास रिपोर्ट जारी कर रहा है। 2024 की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की प्राप्ति की दिशा में प्रतिवर्ष अर्जित की गई प्रगति की समीक्षा करती है। SDSN को 2012 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अधीन कार्य करता है। यह SDGs और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के कार्यान्वयन के तरीकों को एकीकृत करता है। यह शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करता है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। औसतन केवल 16% SDG लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर 2030 तक प्राप्त किए जाने की पूरी संभावना है। SDG 2 शून्य भुखमरी, SDG 11 संधारणीय शहर व समुदाय, SDG 14 जल के नीचे जीवन की सुरक्षा, SDG 15 भूमि पर जीवन की सुरक्षा तथा SDG 16 शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थान के लक्ष्यों पर प्रगति संतोषजनक नहीं है। अलग अलग देशों में SDG लक्ष्यों पर प्रगति का स्तर अलग अलग है। नॉर्डिक देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे आगे हैं। ब्रिक्स देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। वहीं निर्धन व संकट वाले देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अभी भी बहुत पीछे हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति में फिनलैंड शीर्ष पर है। इसके बाद स्वीडन व डेनमार्क का स्थान है। 166 देशों में भारत 109वें स्थान पर है। भारत निर्धनता उन्मूलन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधी SDG लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बेहतर प्रगति कर रहा है। हालांकि संधारणीय शहर और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई संबंधी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कमजोर होती दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के समर्थन नाम से नया सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र तंत्र के साथ देशों की संलग्नता के आधार पर इन देशों को रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक में बारबाडोस को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है। भारत को 139वां रैंक मिला है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अंतिम पायदान पर है। चलिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN द्वारा की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। सतत विकास एजेंडा 2050 तक वैश्विक सहयोग के केंद्र में बना रहना चाहिए। साथ ही उसका उचित रूप से वित्त पोषण किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद की व्यवस्थित निगरानी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी मजबूत करना चाहिए। तकनीकी जोखिमों के संबंधित बहुपक्षीय गवर्नेंस को बढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र संसदीय सभा की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए और वीटो को खत्म करने की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्री लक्ष्मण सतपथी। 15 जून को लक्ष्मण सतपथी जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में सोनपुर रियासत में हुआ था, जो वर्तमान के उड़ीसा में स्थित है। इनके योगदानों की बात करें तो ये सोनपुर प्रजामंडल आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। गांधी जी के असहयोग के आह्वान से प्रेरित होकर इन्होंने और इनके भाई राम सतपथी ने सोनपुर रियासत के शासक के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने भूमिगत गतिविधियां शुरू की थी। इन गतिविधियों ने 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंभीर रूप ले लिया था। इन्होंने अन्य प्रजामंडल नेताओं के साथ मिलकर जनवरी 1948 में सोनपुर के उड़ीसा में विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम श्री लक्ष्मण सतपथी जी से साहस, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्रकृति पुनर्स्थापन योजना NRP को मंजूरी दी है। यह पूरे यूरोप महाद्वीप पर लागू होने वाला एक व्यापक कानून है। यह यूरोपीय संघ के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। यूरोपीय ग्रीन डील के तहत यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनना है। पंजाब सरकार डायरेक्ट सीडिंग राइस DSR विधि से धान की बुवाई करने को लेकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसे पंजाब में तरवत्तर तकनीक भी कहा जाता है। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मरकरी आइलैंड के संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर शो आयोजित हुआ था। मरकरी आइलैंड नामीबिया के डायमंड तट के पास अटलांटिक महासागर में एक छोटा चट्टानी द्वीप है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में नवनिर्मित चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन हुआ। यह रेल ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है। भारत सरकार बायोमास और कृषि अपशिष्ट से व्यापक पैमाने पर बायो बिटुमेन के उत्पादन की योजना बना रही है। बिटुमेन एक काला पदार्थ है। इसे कच्चे तेल के आसवन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। वैज्ञानिकों ने फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग FUSI का उपयोग करके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की सफलतापूर्वक मैपिंग की है। FUSI एक तकनीक है जो तंत्रिका तंत्र की संवेदनशील व बड़े पैमाने पर हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज प्राप्त कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC ने कार्यस्थल पर जैविक खतरों के अंतर्राष्ट्रीय विनियमन की दिशा में पहला कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सदस्य देशों की वार्षिक बैठक है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5G इंटेलिजेंस विलेज और क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम QEA पर प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इन प्रस्तावों को दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि TTDF से वित्त पोषित किया जाएगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।